हेलो हाय गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स। बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय का ये जो इंटरव्यू का कितना होना है, कितना वेटेज रहना है, ये तो आपको पता है, लेकिन अभी एक कश्मकश बच्चों के दिमाग में इस बात की भी है कि क्या हम शॉर्ट लिस्टिंग में आएंगे, क्या इंटरव्यू का कॉल आएगा या नहीं आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो भाई ये भी आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया, इंप्रेस कर पाए, तो आपको डेमो टीचिंग तक फोकस होके सुन रहा होगा वो पूरा पैनल। अगर इंटरव्यू बेकार गया तो डेमो टीचिंग खाना पूर्ति है, और डेमो टीचिंग आपकी बेकार गई तो इंटरव्यू पे पूरे पे पानी फिरेगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे बात करूंगी जिन पे फोकस करना, जो आप चाहते थे अब तक के अपने जितने भी, मैंने दोनों तरफ देखा है बेटा, मैंने अपनी लाइफ में खूब इंटरव्यूज दिए भी हैं, गवर्नमेंट के लिए दिए, प्राइवेट के लिए भी दिए, और प्राइवेट स्कूल में जब हम भी खुद एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे तो इंटरव्यू लिए भी हैं। तो दोनों तरफ का एक पॉइंट ऑफ व्यू पता है, उसे मैं शामिल करूंगी आज की क्लास में आपके लिए जो वीडियो है, ताकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके, और बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि फायदे क्या रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये जानते हो कि 70 और 30 का रेशो है, जैसा कि केंद्रीय विद्यालय ने आपको बोला कि 70 का रेशो रहेगा आपका रिटन का, मतलब जितने भी आपने मार्क्स अचीव किए होंगे इंटरव्यू की कॉल से पहले, तो आपके रिटन में जितने भी रहेंगे उसका 70 जो आपका परसेंट है वो आपको लेना होगा, और फिर 30% आपका किसका रहेगा, आपके इंटरव्यू का रहेगा। अब इसमें इंटरव्यू का ये तो वेटेज है भाई, ये क्या है, ये तो वेटेज है, ये मैं बात कर रही हूं किसकी, वेटेज की। बाकी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि इस बार 30 नंबर का ही आपका इंटरव्यू है और 30 नंबर की ही आपकी डेमो टीचिंग है, दोनों चीजें 30-30 नंबर में रहेंगी। तो भाई इस चीज को बहुत दिमाग में बैठा लेना है कि डेमो टीचिंग तक बोलने में भी पैनल तब बोलेगा जब पहले ही आपको भांप चुका होगा कि कितना दम है आप में, आप क्या पढ़ाते हो, कैसा पढ़ाते हो, उससे पहले ही उनको समझ में आ चुका होगा कि इस बच्चे में कितना दम है, कितना नहीं दम है। तो आपको प्रॉपरली दिमाग में फोकस होते हुए कुछ चीजों पे ध्यान रखना है। पहली चीज, सबसे पहली चीज आपका एम ये रहना चाहिए कि आप इंटरव्यू की टाइमिंग में, डेमो टीचिंग से पहले आप इंटरव्यू में ही सामने वाले को, पैनलिस्ट को इंप्रेस करें। इंप्रेस में ये नहीं है कि आपको नाचना है, गाना है, बहुत सुंदर बन के जाना है, नहीं भाई। इंप्रेस का मतलब आपका ये, आपका आईक्यू, आपका सेंस जो होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। इंटरव्यू हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल रहा है बेटा। आप कितना भी रट के जाओ, कुछ बेसिक चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, कुछ पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने वाली, ग्रूम करने वाली चीज़ों पे आप काम कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस जो कईयों बार पूछे जाते हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन यकीन मानो आज तक के रिकॉर्ड में मैंने तो जब जब इंटरव्यू फोड़ा, एक ही चीज़ पे फोड़ा कि आप कितना ठंडे दिमाग से थे उस समय पे, और प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ठीक था आपका, तभी आप सही से सटीक से जवाब बता पाओगे। क्योंकि कुछ भी पूछ लेता है, सामने वाले की मर्जी है। ये 4 की पॉइंट्स याद रखना जिन पर आपका असेसमेंट होता है हर इंटरव्यू में। पहला, आप क्या बोल रहे हो, कम्युनिकेशन कैसा है। आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, आप इंग्लिश में दीजिए, बिट्टू ये बात याद रखनी है कि आपकी प्रवाहिता, अपने भाषा पर, भाषा शैली पर कितनी पकड़ है, सहज कितना मतलब नजर आ रहे हो आप। अगर ऐसा हुआ कि आप ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, और सामने वाले को पता लगा कि आप इतनी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि सामने वाले को लग रहा है कि ये तो डरा हुआ है भाई, ये तो यहाँ से भगना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके बोलूं और निकलूं यहाँ से, वो समझ जाएगा। तो कम्युनिकेशन सहज दिखना है आपको, इसको फोकस करते हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पर्सनालिटी में ना बेटा हर एक चीज़ आ जाती है। पर्सनालिटी में आपका ड्रेसिंग सेंस भी आ जाएगा, उस समय आपके हाथों के किस तरीके, आपका जेस्चर कैसा होगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ लोग मैंने लिटरली देखा है कि इंटरव्यू में इस तरीके से उनके हाथ पांव कप जाते हैं, पैर यूं 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 करने लग जाते हैं। नहीं, बहुत सहज रहना, कोई आपका गर्दन नहीं पकड़ेगा, कोई आपको खा नहीं जाएगा, वो भी इंसान, आप भी इंसान, ठीक है। एनालिटिकल स्किल, आपकी नॉलेज तो भैया रिटन में चेक हो गई,
अब तो ये देखना है कि आप किसी चीज की कितनी बारीकियों पर पैनी नजर रख पाते हो, किसी चीज के प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट को कितना छान पाने का आपके अंदर मादा है, एनालिटिकल स्किल कितना एनालाइज कर पाते हो। बताऊंगी कैसे जज होता है, क्वेश्चन भी बताऊंगी। और फिर आपका नंबर आएगा टीचिंग स्किल्स का, फिर देखेंगे वो आपको कि हाँ भाई पढ़ाओ, और उसके बाद कहेंगे कि ठीक है बेटा जी बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब समझना है कि क्या करना है, ये 4 पॉइंट पहले तो दिमाग में रखने हैं जिन पे चारों पे काम करना है। स्टेप 1, वर्क ऑन योर अपीयरेंस। बेटा जी एंट्री ही साबित कर देती है किसमें कितना दम है, कितना कॉन्फिडेंटली आप इंटरव्यू रूम में एंटर हुए। पहली चीज, जो भी पहन के जाना, सोबर पहन के जाना, लगे डिसेंसी में कि आप टीचर हैं। मैं नहीं कह रही कि आप साड़ी पहन के जाओ या लड़के सूटेड बूटेड और टाई बेल्ट बांध के और उस तरीके से जाएं भैया, लेकिन ये जरूर याद रखना, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति अपने समय पे देखा है, हमारे साथ में एपीएस में इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसे ऐसे डोले शोले से थे, शर्ट होती है ना लड़कों की, आजकल जिम विम जाते होंगे तो वो वाला मामला था उनका, ऐसी शर्ट वर्ट पहन के आए थे, एकदम जिम वाले लग रहे थे, बॉडी शॉडी, उनको लग रहा बॉडी शॉडी से मतलब इम्प्रेस कर दूंगा। बड़ी धज्जियां उड़ाई गई थी भाई, ये कहा गया था आप तो जिम करने वाली बॉडी आपकी यहां से, और बहुत टाइट शर्ट थी। नहीं, कंफर्टेबल पहनना, जो भी पहनो और ऐसा जिसमें डिसेंसी नजर आए, ठीक है ना। स्पेशली गर्ल्स को भी कहूंगी, जैसे जनरली मैं प्रेफर करती हूं कि आप अपने या तो जूड़ा बना के जाओ या जो भी एक पौनी भी बना रहे हो, तो क्या है कि वो बाल इधर उधर से निकलेंगे नहीं, आप भी परेशान होते हो, ठीक है। तो वो एक ग्रिप होनी चाहिए, एक टीचर की पूरी जो पर्सनालिटी शो होती है वो रूम में एंटर करते समय ही दिख जानी चाहिए। दूसरी बात, जब रूम में एंट्री करोगे तो सबसे पहले सबको अभिनंदन करना, जिसमें भाषा में आप पसंद करते हो, नमस्कार करना, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी उस समय जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हो उसमें आप अपना अभिनंदन करना, परमिशन लेना, जब वो आपको कहें बैठने की परमिशन दें तब बैठिएगा। बैठने के बाद जब इंटरव्यू खत्म हो तब भी उनसे शुक्रिया धन्यवाद कहते हुए फिर उसके बाद वहां से रूम से निकलना। ये बिल्कुल बेसिक एटिकेट्स हैं बेटा, ठीक है ना, जब तक न कहा जाए। और एक चीज, कई बार क्या होता है लोगों के हाथों में, जब आप वहां इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हुए होंगे, उनके सामने आपका बायोडेटा होगा। ये बात दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने बायोडेटा को खुद अच्छे से स्क्रूटनी करके जाना, वहीं से सबसे पहली शुरुआती क्वेश्चन वहीं से होंगे। अब क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय फॉर्मेट भेजता है, बायोडेटा का भेजेगा, आप उसमें तब बनाना, उसमें चीजें लिखना। एक बहुत पर्सनल एग्जांपल देती हूं, एक बच्चा कह रहा बायोडेटा में हॉबी भी होती है, हॉबी का कॉलम है, हॉबी में आल्हा सुनना लिख दूं क्या मैम? मैंने कहा बेटा रागनी सुनना भी लिख दो, लेकिन जस्टिफाई करनी पड़ेगी आपको आपकी हॉबी, कि आपकी हॉबी टीचिंग के प्रोफेशन में कितनी कारगर हो सकती है। जैसे एक बच्चा ये कहे कि साहब मैं रागनी सुनता हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, आप रागनी सुनते हो, ठीक है। अब रागनी आपके टीचिंग में कैसे वो हो सकती है? तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैं रागनी सुनता हूं, मैं बनाता भी हूं, मैं किसी कहानी को जो या किसी कविता को उस रागनी की फॉर्म में बच्चों को लर्न करा दूंगा। ये एकदम इनोवेटिव आइडिया है, नया आइडिया है, पर याद रखना करा दूंगा से काम नहीं बनेगा बेटा, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा कि अच्छा एग्जाम्पल दो। तो किसी एक कविता को वास्तव में या किसी एक कहानी को वास्तव में आपने रागिनी में चेंज करा होना चाहिए, तब सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ेगा कि क्रिएटिव टीचर है और कह रहा है तो वास्तव में ऐसा कर पाएगा। किसी ने कहा कि कुकिंग मेरा एक क्या कहते हैं, मेरा एक हॉबी है, होता है बहुत से लोगों की हॉबी होती है कुकिंग। अब पूछ लिया आपसे 1 to 5th के बच्चे तो कुकिंग जानते नहीं है, आप कैसे इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे? तो कोई नहीं, मैं उन्हें डेकोरेशन, जैसे सैलड को कैसे डेकोरेट करें, कटिंग की क्या स्किल्स होती हैं सैलड की, वो अपने बच्चों को सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, या सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना सिखाऊंगी, हेल्दी फूड्स की क्या हैबिट होती हैं। समर कैंप लगते हैं सर, उसमें मैं कुकिंग विदाउट फायर जैसी चीज़ों पे बच्चों को हेल्दी फूड्स कैसे बनाया जा सकता है उसकी अलग से एक स्टॉल लगाऊंगी, या समर कैंप में अपनी क्लासेस दूंगी, या एक फूड क्लब चलाऊंगी। तो ये आपकी कुकिंग यूटिलाइज हो रही है बच्चों को एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी सिखाने में, ठीक है। ऐसे ही बचपन से आप सब ने, हम सब ने जितने भी बायोडेटा भरे ना किसी भी जॉब में, हम क्या डाल देते थे, मेरी भी आदत थी, हम डाल देते रीडिंग एंड राइटिंग इज माई हॉबी। वाह 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 वाह। अब सामने वाला पता है क्या पूछता है, इस रीडिंग और राइटिंग पे हॉबी ये पूछता है, अच्छा कितनी आपने कविताएं लिख दी, कितनी कहानियां लिख दी, कितने आपने आर्टिकल्स लिखे हैं और कौन कौन सी मैगजीन में छपे हैं।
और अगर आप ये चीजें लिखते हो, बेटा आधे से ज्यादा शुरुआती दौर के क्वेश्चन तो आपके बायोडेटा से ही उठाते हैं, तो आपको पहले देखना होगा कि मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग खुद कर लेना, कि मुझसे पूछ लेगा कि रीडिंग मेरी हैबिट है, तो रीडिंग में मैंने अभी रिसेंटली कौन सी किताब पढ़ी उसकी जिस्ट बतानी पड़ेगी मुझे वहां पे, और उसका वो किताब चुनने का मेरा रीजन क्या था, और मुझसे वहां 4 क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाएंगे कि क्या, क्योंकि भाई सामने भी तो इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, उनका भी तो रीडिंग पैशन है, वो पूछेंगे आपने ये वाली नॉवल पढ़ी है, ये वाली किताब पढ़ी है, तो बी प्रिपेयर। अगर जिन क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो ये कह के सॉरी सर, सॉरी मैम, ये नहीं पढ़ी लेकिन जरूर पढ़ूंगा। आप अगर कह रहे हैं तो डेफिनेटली मैं इसे आज जरूर पढ़ूंगा, मेरी हैबिट है। ये नहीं कि सर सॉरी गलती से बोल दिया था, माफी मांगूंगा, अब नहीं करूंगा। अरे बिखरना नहीं है, अपनी चीज पे पहले खुद को क्रॉस एग्जामिन करके जाना है कि ये पूछेगा मुझसे सामने वाला। ठीक, इंट्रोडक्शन सटीक होना चाहिए। इंट्रोडक्शन सटीक में क्या होना चाहिए मैं बताऊं, क्या गलती कर रहे हैं बच्चे जो वीडियो भेज रहे हैं। मैंने एक चीज देखी, जैसे एक बच्चे का पर्टिकुलरली इंट्रोडक्शन इतनी स्पीड में जा रहा था ना, ऐसा लग रहा था वो बच्चा तुरंत वीडियो खत्म करना चाह रहा है, उसको लग रहा है इसमें से फोन में से निकल के गार्गी मैम ने उसको गला दबा देगी। नहीं दबा रहा बेटा कोई गला। इंट्रोडक्शन बहुत सहज तरीके से देना है। अपना नाम बताओ, कहाँ से बिलोंग करते हो ये बताओ, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताओ कि मैंने 10th करी, इस ईयर में करी, इस यूनिवर्सिटी से करी, आई सिक्योर्ड दिस मच मार्क्स, उसके बारे में बताओ। अगर टीचिंग का करियर रहा है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंसेस बताओ कि मैंने यहाँ जॉब करी, इस ड्यूरेशन में जॉब करी, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, जो भी थे, ठीक है। उसके अलावा हमेशा टीचिंग इज दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन कि आप एक केवल पढ़ाने वाले टीचर नहीं होते, आपने 2-4 चीजें एक्स्ट्रा करी हुई होती हैं, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई होती हैं, उनको जरूर मेंशन करो दैट आई वाज होल्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिसिप्लिन इंचार्ज, या मैं सीसीए कमिटी में थी और मैंने है ना स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम करवाए। उन सब चीजों को आपको डालना है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उनको लगता है कि हाँ समझदार है। अब एक बात बताओ, जिसका टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस ना रहा हो वो क्या डालेगा? तो एज अ टीचर आप अपने इंट्रोडक्शन में इस बात को बोल सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपके जो अचीवमेंट रहे हैं उन्हें भी आप बोलेंगे ड्यूरिंग आपके इंट्रोडक्शन में कि एज अ स्टूडेंट आई हैव डन दिस, या आई हैव रिप्रेजेंटेड माय स्कूल इन दैट प्रोग्राम, या उस कल्चरल एक्टिविटी में मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, या मैं इंटर स्कूल कंपटीशन में इसमें पार्टिसिपेट किया, इंटर स्टेट लेवल तक गया, ये खेला, जो भी है उन अचीवमेंट को भी बताइए। यकीन मानिए इंट्रोडक्शन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस इंट्रोडक्शन में। और बायोडेटा में जो भी चीजें लिखो ना, ये दिमाग में रखना कि तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर होगी बेटा जी। हॉबी भरनी है, बता ही दिया मैंने, हॉबी का कॉलम बहुत समझदारी से भरना है। खुद पहले 10 बार देख लेना मुझसे पूछने वाला क्या पूछ सकता है यहां से। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जब वो आपसे पूछें तो बताइएगा। इंट्रोडक्शन में कभी भी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तब तक नहीं बतानी चाहिए जब तक कि सामने वाला ना पूछ रहा हो, ठीक है ना। आप अपने इंट्रोडक्शन में आप क्या हैं उसे बताइए, पूरा ब्यौरा मत खोलो स्ट्रेंथ और वीकनेस के साथ में। शुरुआती दौर में आप अगर वो पूछे पर्टिकुलरली तो ही स्ट्रेंथ और वीकनेस पे जाओ, वरना हॉबीज तक जाओ। और वो हॉबीज कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं आप टीचिंग के फील्ड में, उन पे बात करनी है। एज अ टीचर आपका एक्सपीरियंस अचीवमेंट क्या रहे, एज अ स्टूडेंट आपका अचीवमेंट क्या रहा, उन पे बात करनी है। तो ये मामला आपको याद रखना है। तीसरी चीज याद रखनी है भैया, जिस दिन इंटरव्यू में जाओगे, बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बोल रही हूं और सब नेग्लेक्ट करते हैं इनको। जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो उस सिटी की क्या स्पेशलिटी है, उसकी कल्चरल वैल्यू क्या है, थोड़ा खुद पढ़ के जाना, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ, मुझसे इंटरव्यू में कईयों बार पूछा गया है कि मथुरा का कल्चरल वैल्यू बताइए या मथुरा की कल्चरल स्पेशलिटीज के बारे में बताइए। तो फूड से लेकर रिलीजियस से लेकर हर मुद्दे पे, आप तो सिर्फ कान्हा की नगरी जानते हो, मथुरा सेंटर रहा 3 धर्मों का, बुद्धिज्म भी, जैनिज्म भी, और ये आपका कृष्ण जी की वजह से आपका इस धर्म का भी, हिंदू धर्म का भी। तो आपके दिमाग में ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपने थोड़ा सा पढ़ा हो, अपने खुद के कल्चर को जाना हो, और जिस सिटी में आपका इंटरव्यू हो उसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें पता लगा के जाइएगा। जनरली सहजित करने के लिए लोगों को पूछ लेते हैं, क्योंकि इस शुरुआती दौर में इंटरव्यूअर और पैनलिस्ट भी आपको सहज करना चाह रहे होते हैं, तो उनको लगता है अपने शहर के बारे में तो जानता है।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो बेहोश हो गया, मैं तो रट के आया था कुछ और ही, मेरे को तो कुछ और ही बताया गया था। नहीं बेटा, ये जेन्युइन चीजें, इसीलिए तो कह रही हूँ कॉमन सेंस आपको इंटरव्यू में जिताता है, और कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, यही तो सबसे बड़ी बात है। तो आपको ठंडा रखना है दिमाग को। फोर्थ चीज, इंपॉर्टेंट डे, ये बहुत बड़ी चीज है जो घुमा देती है। जिस भी दिन आपका इंटरव्यू है उसके अड़ोस पड़ोस में कोई बहुत बड़ा डे पड़ रहा हो, इवेंट पड़ रहा हो, या भारत के अंदर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी उपलब्धि भारत गेन कर रहा हो, उसके बारे में जरूर पढ़ के जाना। जैसे सपोज करो कि 8 मार्च को इंटरव्यू होता आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पड़ रहा है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या थी। पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि एक टीचर में जनरल अवेयरनेस का एक रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमेशा प्रिपेयर करना। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि इसकी वीडियो मैं बिल्कुल अलग से प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन आज मैं बता रही हूं कि आपको क्या दोबारा पढ़ना है। बिट्टू देखो, डेमो टीचिंग तक तुम पहुंचोगे, पहले यहां पहले एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेना, तब उनको लगेगा बढ़िया है, वरना वो खाना पूर्ति होगी, क्योंकि उनको करानी है डेमो टीचिंग, ठीक है ना। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते तो डेमो टीचिंग भी नहीं कराते, इंटरव्यू के बाद ही भगा देते हैं। क्यों? रीजन क्या है कि नहीं जमा, समझ में आ गया, बातचीत में समझ में आ गया कि कितना इसको टाइम देना है। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अब देखो, NEP 2020 सबने पढ़ा है एग्जाम टाइम पे, है ना, रिटन करने के लिए क्लियर। लेकिन अब पता है क्या पूछेगा? अब पूछेगा कितना छानने की क्षमता है इसके अंदर, एनालिटिकल स्किल्स कितनी है। NEP 2020 को लागू करने में देश को क्या वास्तविक या धरातल पर, आपके ग्राउंड रियलिटी पर क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, बताओ। अब मैं बताती हूं इसका जवाब। मैं इन क्वेश्चन के जवाब आपके ऊपर छोड़ूंगी, आप पढ़ोगे, क्योंकि मैं जवाब यहां लिखा सकती हूं, लेकिन फिर 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 3000 बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख के जाएंगे, वो सब एक ही रट्टा मार के जाएंगे। और बेटा, इंटरव्यू आपको स्पेसिफिक होना, दूसरों से आप कितना अलग सोच पाए, उसके नंबर दिलवाता है। तो यही आपको काम करना होगा कि NEP 2020 को लागू करने में क्या ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस है। पहला चैलेंज तो यही है बेटा, जब हम कहते हैं कि 1 to 5th मदर टंग में पढ़ाना है, तो फिर 6th स्टैंडर्ड में बच्चा इंग्लिश में कैसे पढ़ लेगा? ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं ICT का यूज कराना है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें ICT, ये मैं एग्जांपल दे रही हूं, आपको मुझसे भी बेहतर निकालने, और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता तब तक इन क्वेश्चन के आंसर्स में कुछ ना कुछ जोड़ते रहना पढ़ के, कि भैया ICT को लागू करने की बात करता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है बहुत सारे स्कूलों में, वहां ICT यूटिलाइज कैसे करवा देंगे हम, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इन पे खुल के बात करनी होगी आपको। लगेगा पढ़ के आया है, जानता है कि टीचिंग के में, प्रोफेशन में वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, ये ग्राउंड रियलिटी। आपसे फिर ये भी पूछेगा आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या है, वहां ये भी होना चाहिए। तो ये आपको पता है एनालिटिकल स्किल की बात है, ये कितना अलग नजरिया है सोचने का, वो समझना होगा। FLN निपुण भारत बहुत जरूर पूछेगा, दिमाग में रखना। ICT का उपयोग टीचिंग में कितना प्रभावी है, कैसे कराते हैं टीचर जो कंप्यूटर लैब ले जाते हैं, क्या यही वास्तव में टीचिंग में ICT का उपयोग है, या आप ICT को प्रभावी तरीके से यूटिलाइज करवा सकते हो टीचिंग में, कैसे करवा सकते हो, ये दिमाग लगाना है, बिल्कुल क्रिएटिव तरीके से आपको सोचना है। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग कितनी आवश्यक है, एक एग्जांपल दो। आप कहोगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग सर ये होती है बच्चे को अनुभव होना चाहिए और हम उसको अनुभव के माध्यम से सीखने का मौका देंगे। वो कहेगा बट ठीक है, पढ़ के आए हो? आप कहोगे जी जी बिल्कुल, कि 5th स्टैंडर्ड में ना मैथ्स का कोई टॉपिक आपके सामने रख दिया और कहा कि इसमें आप एग्जाम्पल दे दो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, कि यहां कैसा एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराओगे अपने बच्चे को, इस टॉपिक को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से कैसे पढ़ाओगे। अब ये वो इंसान कर पाएगा, वो टीचर कर पाएगा जो यहां से थोड़ा सा क्विकली सोचता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एक चीजें दिमाग में रखनी है। और जनरली एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं कि साइंस वाइंस के टॉपिक होते हैं, EVS के टॉपिक होते हैं, क्योंकि वहां पे तो बच्चे को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के मौके ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, जो कविता या कहानी आप बच्चे को सुना रहे हो या कोई भी जिस भी मुद्दे पे आप बात कर रहे हो, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से ही आप लेके जा रहे हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आप बच्चे को अनुभव दे रहे हो सीखने का, आपसे पूछेगा भाई इस तरीके की चीजें, तो थोड़ा सा अपना अब नजरिया बदल लो बेटा, अब नजरिया बदलने की जरूरत है। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी लाई गई,
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जिससे पूरा भारत जुड़ जाए। पूछा जाएगा आपसे आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी क्यों इंट्रोड्यूस की भैया? आपको बताना होगा कि भारत में अलग अलग राज्य के जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्य का कल्चर जाने। जैसे यूपी वालों के लिए था कि यूपी के बच्चे जो प्रोजेक्ट बना रहे थे आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, चाहे वो आर्ट फॉर्म हो, डांस फॉर्म हो, या विजुअल आर्ट हो, थिएटर हो, वो पता है किन जगह का? अरुणाचल और मेघालय। अरुणाचल और मेघालय का बना रहे थे। अरुणाचल और किसका? मेघालय। तो यूपी का बच्चा अरुणाचल और मेघालय के आर्ट और कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में सीखेगा, और अरुणाचल और मेघालय का बच्चा यूपी के बारे में सीखेगा। राजस्थान का बच्चा असम के बारे में सीखेगा, असम का बच्चा राजस्थान। पूरे भारत को जोड़ने का एम था आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी के माध्यम से। तो ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक बात है, ये नहीं है दिमाग से एकदम धप्प से मार जाओ आप कह दो सॉरी सर नहीं पता। तो कुछ चीजों के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करो अपने आप को। जो नए इनिशिएट हैं गवर्नमेंट के, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा तो पता हो इन बच्चों को जो ये इंटरव्यू देने के लिए यहां तक आए। अब पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज क्या है? ये टिप्स कान खोल के दिमाग में रखो कि जब तक आप वास्तविक धरातल पर नहीं उतरोगे ना बेटा, तब तक फोबिया नहीं निकलेगा इंटरव्यू का। तो क्या करो, अपना बायोडेटा तो तुम प्रिपेयर करके बैठे ही होगे, तो अपना बायोडेटा अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय विद्यालय में अडॉक पे वैकेंसी निकली हुई है, डाल दो। बताना मत मेरा रिटन क्लियर है या मेरा आ सकता है नंबर, ना, डाल दो और इंटरव्यू दे के आओ फ्री में, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। किसी भी अपने जिस भी शहर में आप रहते हो, प्राइवेट स्कूलों में धड़ाधड़ बायोडेटा पहुंचवाओ अपना, ठीक है, रिज्यूमे पहुंचवाओ अपना, इंटरव्यू दे के आओ। लेकिन पहले प्रिपरेशन करो इन चीजों पर, फिर उसके बाद ग्राउंड में उतरना और खेलना, और फिर देखना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रियल लाइफ में आएगा ना वो कभी नहीं आएगा। फिर देखना कि जिस दिन आप इंटरव्यू देने एक्चुअली में सामने खड़े होगे ना, बहुत कॉन्फिडेंट होगे, क्योंकि कम से कम 4-5 इंटरव्यूज फेस कर चुके होगे, तो डरोगे नहीं। तो ये मुफ्त का एक्सपीरियंस जो आपको मिल सकता है वो जरूर लीजिए। मैंने अपने जीवन में कभी किसी इंटरव्यू को नहीं छोड़ा, चाहे मुझे जॉब करनी थी या नहीं करनी थी, लेकिन मजा बहुत आता है मुझे इंटरव्यू देने में। तो हम पहुंच जाते हैं वहां की, कुछ ज्ञान हमें भी मिलेगा और कुछ ज्ञान सामने वाले से भी डिस्कशन करके हम भी सामने वाले का हो सकता है बढ़ा दें, ठीक है। तो ये वाली चीज। अब कल मैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी, इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लो। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी, फिर डेमो टीचिंग पे भी बात करेंगे, ठीक है। और इस भी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्चुअली में आपको ये 1 to 5th की किताबें जो हैं वो पढ़नी कैसे हैं, जो इंटरव्यू और डेमो दोनों में मदद करें। तो टिल द टाइम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और जो बातें बताई हैं उन पे प्लीज काम करना शुरू करें। डेफिनेटली यू आर गोना गेट अ बेनिफिट फॉर दैट।